पार्टी के तमाम नेता जाकर हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज वहां पर पुलिस से भिड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जाकर वहां पर कह रहे हैं कि भाई पैसे बांटे जा रहे हैं, पुलिस और चुनाव आयोग इसकी सफाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? आपको सामने दिखाई पड़ रही है, तो हो सकता है इस कारण से एक घबराहट, एक डिस्टर्बेंस, एक नर्वसनेस, इस कारण से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और उसके बाद भी इतना कम मतदान, मुझे लगता है हम सबको अपील करनी चाहिए कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में आप ही की पार्टी ने शिकायत की थी कि आखिरी के 1 घंटे में बम्पर मतदान हो जाता है। आपको जब वोट देने का वक्त आता है तो लोग उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते जो हमारे गांव देहात के लोगों में करते हैं। राहुल गांधी की जब उनकी सरकार थी तो कैसे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, जो चुनाव भी लड़ते थे, चुनाव हार जाते थे तो राज्यसभा में भी जाते थे, मंत्री भी बनते थे। और दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कालू तोष के बीच में। दोस्तों चुनाव खत्म होने के साथ ही इंडी गठबंधन वालों की ठुकाई शुरू हो गई है, क्योंकि इन लोगों का हमेशा की तरह एक ही रोना लगा रहता है, या तो बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, या तो फिर बोलते हैं कि जनता को ही रोक के रखे थे। खैर दोस्तों डिबेट काफी शानदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्टी के तमाम नेता जाकर हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज वहां पर पुलिस से भिड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जाकर वहां पर कह रहे हैं कि भाई पैसे बांटे जा रहे हैं, पुलिस और चुनाव आयोग इसकी सफाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? आप किस तरीके से देख रहे हैं जो वोटिंग हो रही है उसको? देखिए साहिल जी, जो आज दिख रहा है इसमें कुछ नया नहीं है। ये पिछले दिनों जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी का दिखा है, और दर्शकों को यह ध्यान रखना चाहिए, ये वो पार्टी है जिसको भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत यहां पे मिला। 90 में 67 सीटें, यानी 96% मेजॉरिटी भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिली, और सेकेंड टाइम में 90% वोट। उसके बाद उनका जिस ढंग का आचरण दिखा पिछले कुछ महीनों में, आज उसी का एक एक्सटेंशन था, उसी की एक बानगी थी। इस प्रकार की बौखलाहट आपने 2015 और 20 में नहीं देखी। तो मैं इसको यह मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को अब यह दिखाई पड़ रहा है कि उनकी हार बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है इस कारण से एक घबराहट, एक डिस्टर्बेंस, एक नर्वसनेस, इस कारण से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और ये जो भी लगाए जा रहे हैं कुछ नए नहीं है साहिल जी। जैसे आज कहा जा रहा है कि साहब वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, यही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बाई इलेक्शन में कहा था। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनको ये कैसे पता चल जाता है कि अमुक वोटर उनका वोटर है और अमुक वोटर उनका वोटर नहीं है। जरा इस विषय के ऊपर वो प्रकाश डाल दे तो बेहतर समझ में आएगा। अखिलेश यादव जी यही कह रहे थे वहां पर कि साहब हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब ये कह रहे थे सौरभ भारद्वाज की कुछ दूर पहले से लेकर बैरिकेटिंग कर दी गई है जिससे वोटर नहीं आ रहा है। तो ये वोटर नहीं आ रहा तो सड़क तो सबकी है ना, आपको कैसे पता कि वो आपका वोटर है? कृपया वो जो आपके अंदर आत्मज्ञान है जिसके द्वारा आपको ये पता लगता है कि ये वोटर किसका है, वो बताना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की कोई शिकायतें नहीं है जिस तरीके से वोटिंग हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी सुबह से लगातार शिकायत कर रही है। और देखिए सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के गठबंधन वालों को ये सब चीजें कैसे पता चलती है? साहिल जी, आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं राजनीतिक दल के होने के साथ साथ लोकतंत्र में पूरी तरह से आस्था रखने वाली एक भारतीय भी हूँ, और मुझे लगता है कि हम सब जो पैनल पर यहाँ पर बैठे हैं, इतने कम मतदान पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है। दिल्ली देश की राष्ट्र की राजधानी है, यहीं पर केंद्र की सत्ता है, यहाँ पर एक सत्ता परिवर्तन होने को है, और उसके बाद भी इतना कम मतदान। मुझे लगता है हम सबको अपील करनी चाहिए कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। आगे क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लोग इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो उबासी दिख रही है, ये जो उदासीनता दिख रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं पहली चीज ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि दिल्ली के मुद्दे बहुत साफ थे। दिल्ली के मुद्दे प्रदूषण था, दिल्ली का मुद्दा टूटी सड़कें था, दिल्ली का मुद्दा वादा खिलाफी था, और आम आदमी पार्टी को बहुत परेशान होना चाहिए कि लोग उन मुद्दों को सोचकर वोट डालने जा रहे थे। लोगों को पता था कि आपने शिक्षा का एक फर्जी मॉडल बताया, लोगों को पता था कि आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन धरातल पर अस्पतालों में आईसीयू बेड अगर नहीं चल रही है, एक्सरे मशीनें नहीं चल रही है, एमआरआई नहीं चल रहा, और ये 16 अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ, लोग उस पर वोट देने जाएंगे। कूड़े के ढेर चूक कहां हो रही है? क्यों नहीं वोटर बाहर निकल रहे हैं? अगर इतना गुस्सा होगा इन सारी चीजों को लेकर, और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में आप ही की पार्टी ने शिकायत की थी कि आखिरी के 1 घंटे में बंपर मतदान हो जाता है। आपको अभी भी यही डर लग रहा है यहाँ पर
क्योंकि आप बोल रही है कि भाई अब तक कम वोटिंग हुआ, हालांकि ये आंकड़े 3 बजे तक के ही है, 4 और 5 बजे के आंकड़े आना अभी बाकी है। क्या बात है सर, क्या डर शब्द का प्रयोग तो मैं अपने जीवन में नहीं करती हूँ, तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये चिंता की घड़ी है। और मैंने बार बार ऐसा देखा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोस, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है वहां पर, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो लोग उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते जो हमारे गांव देहात के लोगों में करते हैं, घंटों लाइने में लगे रहते हैं। देखना है कि वोटिंग परसेंटेज 3 से 5 बजे तक का क्या हुआ और अब अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। और अगर महाराष्ट्र की तरह 8-8 हजार लोग एक बूथ पर वोट डालेंगे तो ये चिंता का विषय होगा। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि बहुत कम नंबर है, 62% वोटिंग पिछली बार हुआ था। आज की स्थिति में जब 46% हो चुका है, 20% का जंप आखिरी 3 घंटे में होने की उम्मीद लग रही है आपको? मुझे लगता है 60% के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि अगर जहां तक मेरी याददाश्त बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, वहां पर 9 बजे तक 26% वोटिंग हो चुकी थी और यहां पर अभी 46% तक ही पहुंच पाया। नहीं, अभी हमारे ख्याल से 60 के ऊपर निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसलिए भी क्योंकि देखिए आखिरी समय में सारी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर वो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता की दावेदार होती हैं, वो अपने तमाम जो वोटर्स होते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं और आखिरी समय में भीड़ भी होती है। वैसे भी आजकल तो चुनाव जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद अचानक कुछ और नंबर बढ़ जाते हैं, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो 60, 65, 70 तक भी जा सकता है। 7 तारीख की शाम तक इंतजार करिए। हाँ बिल्कुल, अपडेट जो है चुनाव है तभी दे सकते हैं। हाँ, ये एक नई परिघटना है भारत की राजनीति के अंदर। नहीं, इस बार तो नंबर जल्दी आ जाएंगे। दिल्ली छोटा शहर है, शायद मतलब राज्य छोटा है। आप कहते हैं ना कि दिल्ली छोटा शहर है। जब टीएन सेशन होते थे, मैनुअल सारा काम होता था, तो शाम को 5:30 बजे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। कहते थे अपडेट हम आपको अगले दिन कर देंगे, सुबह 10 बजे नेक्स्ट डे अपडेट होते, तो कभी चेंज नहीं होते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, बटन से सब कुछ होता है, एवरी डिटेल इज अवेलेबल, बट 10 दिन बाद अपडेट होता है। देखिए, जो सुप्रिया जी ने कहा और जो आशुतोष जी ने कहा, दोनों की बातों के एक एक बिंदु से मैं सहमत हूं। ये सही बात है कि वोट अधिक रफ्तार में निकलना चाहिए, अधिक संख्या में लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए, परंतु ये एक संयोग है या विडंबना है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत कम होता है। सीएसडीएस ने 1 साल पहले करीब जो एक असेसमेंट दिया था, उसके अनुसार अर्बन मिडिल क्लास नॉर्मली उसका मत प्रतिशत 48 से 49 होता है, जिनको हम कॉलोनी में रहने वाले लोग कहते हैं उसमें। तो शहरी क्षेत्रों में ये एक चीज रहती है जो मेरे विचार से बहुत अच्छी चीज नहीं है और अधिक से अधिक लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए। जहां तक आशुतोष जी ने जो बात कही, यह भी संभावना है कि आखिरी समय में, चूंकि सभी दल जब देखते हैं कि कम हो रहा है तो प्रयास करते हैं, और जो रूल है कि 6 बजे तक जो भी लोग लाइन में लग गए उनको वोटिंग करने का मौका मिलेगा, तो हमें अंतिम प्रतिशत आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो हो सकता है कि पिछली बार के बराबर पहुंच जाए। रही बात जब टीएन सेशन का आशुतोष जी ने उल्लेख किया, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, देश की शायद आधुनिक पीढ़ी को नहीं याद हो तो टीएन सेशन के जमाने तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद टीएन सेशन के बहुत से ऐसे फैसले थे जो तत्कालीन सरकारों को अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे वोटर आईडी कार्ड उनके जमाने में आया और उसके बाद बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट डलवाना थोड़ा मुश्किल होता चला गया, तो उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 3 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे और 3 इलेक्शन कमिश्नर में बहुमत से फैसला होने का निर्णय नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने किया था। तो यह टीएन सेशन को सुविधा देने के लिए था या टीएन सेशन पर नकेल लगाने के लिए था? और यह भी मैं एक संयोग ही मानूंगा कि जब से टीएन सेशन के वह चुनाव सुधार हुए, वोटर आईडी कार्ड आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने का दौर शुरू हुआ। 96 का चुनाव था, पहला चुनाव लोकसभा का जो वोटर आईडी कार्ड के साथ हुआ, हम सबसे बड़े दल बन के उभरे। 98 में हम सबसे बड़े दल के बन के उभरे। 99 में हमारी सरकार आई। 2004 और 9 खराब रहे उसके, यानी जो जो चुनाव सुधार आगे बढ़ते चले जाते हैं, वोट में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, सभी दलों के लिए ठीक रहता है और सबको उस ट्रांसपेरेंसी में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपका जवाब से भी एक फैक्ट छोड़ा है, मुझे लगता है आशुतोष जी या जो भी राजनीतिक विश्लेषक है उन्हें विचार करना चाहिए। ऐसा लगता है कि सवाल उठते हैं कि कैसे 60%, अगले दिन 63 हो जाता है, फिर 48 घंटे बाद वो 65 हो जाता है और फिर 3 दिन बाद वो 69-70 के आसपास पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये लोगों के दिमाग में एक सवाल, एक डाउट, एक संशय लगाती है और इसका जवाब आना चाहिए, स्पेशली कि कितनी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में है। जब 17C फॉर्म होकर सील हो गई तो उसके बाद आपके पास शाम तक आ जाना चाहिए, शाम नहीं तो अगले दिन सुबह तक आ जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था पहले, अब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दिया। अब सिर्फ एक प्रेस रिलीज के माध्यम से पता चलता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें लोगों के मन में डाउट खड़ा करती है, लोगों के मन में संशय करती है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इन संशय को दूर करें। बैठे ही वहां पर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी तो फिर जवाब दे देते ना कि राहुल गांधी की जब उनकी सरकार थी
तो कैसे कैसे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे जो चुनाव भी लड़ते थे, चुनाव हार जाते थे तो राज्यसभा में भी जाते थे, मंत्री भी बनते थे। ऐसे तो सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आशुतोष कुछ कहना चाहते हैं। जल्दी से आशुतोष जी, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चलेंगे। नहीं, अगर हमारे मित्र का बस चले तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट क्यों है, उसी को इंडिपेंडेंस खत्म कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट क्यों है? ठीक है, सुप्रीम मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या संविधान में प्रावधान है क्या? मुझे मैं जानकारी पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान में है ऐसा प्रावधान क्या? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं।